नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सबों का अपने अगले वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्दी ही ली जाएगी और इसके डेट का इंतज़ार है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने ज़रूर फॉर्म्स भर दिए होंगे। 66वीं संयुक्त परीक्षा पीटी जो कि 27 दिसंबर 2020 को हुई थी, उसके कुछ प्रश्न लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसे हल किया होगा। जैसा कि आप सबों को पता ही है कि करीब 150 प्रश्न आते हैं, 120 मिनट का समय होता है आपके पास और सामान्य अध्ययन के ये प्रश्न होते हैं। तो चलिए मैं जल्दी बिना समय गंवाए कोशिश करूँगा कि सारे प्रश्न आज ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में हम डिस्कस करें, ताकि आप एक स्ट्रैटेजी बना पाएँ कि आने वाली परीक्षा में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि विगत वर्ष के प्रश्न हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 47, 30 जनवरी 48, 31 दिसंबर 1950 या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से सभी। ध्यान दीजिएगा कि 5 ऑप्शंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये और मैं कोशिश करूंगा कि करीब 5 प्रश्नों को आपसे पूछूं और आप उसके उत्तर लिख के रखें और फिर हम जल्दी से 5 प्रश्नों का आंसर भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको पहले प्रश्न का उत्तर आता ही होगा। दूसरा प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, बिहार की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1911, 1912, 13, 14 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। मैं बस बता दूं आपको कि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, अगर आप सबों को ध्यान हो तो ये एक हिंट है आप सबों के लिए इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, अन्य में से कोई नहीं। और 5वां, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आखिरी प्रश्न ले लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। जी हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने बहुत ही जल्दी इन प्रश्नों का उत्तर दे ही दिया होगा और बड़े ही आसान प्रश्न है ये। जैसा कि आप पहले प्रश्न की बात करें तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। दूसरा प्रश्न है 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। सन 1912 में 3 कठिया प्रणाली में 3 कट्ठा जमीन 20 में से 3 देनी पड़ती थी। अगर आपको याद हो तो 3/20 इसका आंसर होना चाहिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, आपको याद ही होगा और ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि भाई कहाँ पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बिल्कुल पटना में हुआ था ये। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है, लोकनायक की उपाधि इन्हें दी गई थी, जयप्रकाश नारायण जी को। आसान प्रश्न था ये भी। जल्दी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। तो बड़ा ही क्लिष्ट प्रश्न था ये कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, अहमदाबाद, जूनागढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भावनगर श्यामल दास कॉलेज होगा, अगर आप सबों को याद हो तो। अगले प्रश्न की ओर देखें ध्यान से आप। 8वां प्रश्न, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। अब ध्यान दीजिए कि 1857 के विद्रोह में नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम जीनत महल और उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने सक्रिय भाग लिया था, ये प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए आप, इन सबों का सक्रिय योगदान रहा था, तो इसका आंसर ई होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। इन सबों का सक्रिय योगदान रहा था
और जगह भी बता दी गई है, देख सकते हैं आप। नाना साहब कानपुर से थे, हज़रत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से और बेगम जीनत महल दिल्ली से थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि 1935 का जो अधिनियम आया था उसी के लिए कहा गया था नेहरू जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? जैसा आपको याद हो 24 दिनों की यात्रा थी दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, दूध से विटामिन सी नहीं मिलता है, विटामिन सी खट्टा होता है जिससे दूध फट जाता है, इसीलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, अगला प्रश्न है, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़ सकते हैं ऑप्शंस। जी हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये होता है पुलिस के जांच के लिए यूज़ होने वाले फिल्टर पेपर पर। तो देखिए, आप रेप चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से, कहीं और से भी आप इसे देख सकते हैं इसके आंसर। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? इसका आंसर जाइमेज होगा। और चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया होता है, आपको ध्यान है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से। नंबर 16 अगर आप देखें, पीएच से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था कि एक घोल है पीएच का जो 3 से 6 में बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? इसकी 1000 गुना कम हो जाएगी, मगर ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट आंसर इसका आप नहीं बना सकते हैं। ये जब इसका आंसर हम देखेंगे कि कैसा एक्सप्लेनेशन दिया है इस पुस्तक में, तो हम वहाँ पर इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जी हाँ, तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? रेत यानी कि बालू और नेफ्थलीन, इसका जो मिश्रण है इसको आपको अलग करना है, तो किसके द्वारा कीजिएगा आप? सब्लिमेशन के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा या आंशिक आशवन के द्वारा? ये सब्लिमेशन के द्वारा होता है। और सब्लिमेशन होता है क्या? देखिए, सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट। तो इसमें जनरली नेफ्थलीन उड़ जाता है या फिर कोई एक तत्व उड़ता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखेंगे। ऊर्ध्वपातन इसे कहते हैं सब्लिमेशन को, जिसमें कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड होता है, इसका ठीक अपोजिट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? जिन्होंने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 18 वो आसानी से बना सकता है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। इसका आंसर होना चाहिए सी, 12 और 3। और इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाऊं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? CHNO। अगर आपको यूरिया का पूरा ये याद हो तो मैं इसे भी दिखाऊंगा ज़रूर आपको। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी होना चाहिए कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? CHNO। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक पूछा जा रहा है। देखिए, तांबा, पारा, जस्ता,
ध्यान रहे जो लौह अयस्क होते हैं या लोहा होता है वो जनरली ऊष्मा का सुचालक होता है, कुचालक नहीं। शीशा यहाँ पर जो है किसी भी तरह का धातु तो नहीं ही है और इसीलिए शीशा में ज़्यादा कुचालकता होगी, ये कंडक्ट नहीं करेगा हीट को और इसलिए इसका आंसर 20 का बहुत ही आसान बी होना चाहिए, शीशा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन के इसका आंसर है 21 का डी। बहुत आसान क्वेश्चन। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 7th के एनसीईआरटी में। 22 की ओर बोलते हैं कि महिला सेक्स हार्मोन किसे कहते हैं? ये एस्ट्रोजन है, महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। नंबर 23 बड़ा ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा। नोबेल पुरस्कार से देखिए हर बार कुछ न कुछ प्रश्न ज़रूर आते हैं और इस बार पूछा गया था कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और हालांकि इसका आंसर तो आर्विड कार्लसन होगा, नंबर ए। हालांकि मैं इसे आसान प्रश्न नहीं मानूंगा, टफ क्वेश्चन है, तो फिर भी आप नोबेल पुरस्कार पर एक सिलसिलेवार निगाह जरूर रखें, प्रश्न ज़रूर आएंगे इससे। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? 24 नंबर प्रश्न और इसका आंसर होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से थायराइड में खराबी आती है। इसका आंसर होगा 24 का सी, आयोडीन। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर जीव का जो पिछला भाग होता है वो संवेदनशीलता कड़वाहट के लिए लाता है, तो इसका आंसर सी होगा कि पीछे का भाग। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी या फिर बॉटनी जियोलॉजी से आप कह सकते हैं कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंट्रानोड होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है और इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे सबसे मीठी चीनी मानी जाती है फ्रुक्टोज एक्सप्लेनेशन में। निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार नेट में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में। आप अगर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा और इसका आंसर है सेब। सेब सच्चा फल नहीं है, बाकी सभी हैं, क्योंकि एक बीच के बाहर एक फ्लैश आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, पर अब ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यूजीसी नेट के अन्य क्वेश्चंस भी आप हो सके तो देख लें। अगला क्वेश्चन है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है? बीन्स फलियों को कहा जाता है। जो बीन्स आप खाते हैं उन्हें ही फलियां कहते हैं हिंदी में, और प्रोटीन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फलियों में, तो इसका आंसर जो है बी होगा। फलियां में पौष्टिक तत्व जो है वो प्रोटीन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 30वां प्रश्न। लौंग, जो कि एक तरह का मसाला भी है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। फूल की जो कली होती है उसी का एक भाग जो है लौंग होता है। चलिए अगला प्रश्न, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा विकिरण है? तो अगर इसकी बात की जाए तो अवरक्त प्रकाश यानी कि इंफ्रारेड यूज़ किया जाता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए। एक्सरे आपको पता ही है क्यों यूज़ होता है, जनरली हड्डियों के चित्र लेने के लिए होता है। और बाकी अल्ट्रावायलेट तो बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए। माइक्रोवेव का यूज़ कहीं और होता है, आपको पता ही है कहाँ होता है। इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। आपको अगर पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट सॉल्व करना होगा इस प्रश्न को। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि
आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और इसका आंसर तो 4.70 आया था, शायद 32 का डी होना चाहिए, पर इसका निकालने के बाद ही हम देखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएं और इसे सॉल्व करें। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर को आप गर्म कीजिएगा तो उसका जो आपको ध्यान में होगा, जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो सिकुड़ेगा, वो कम होगा। तो जाहिर बात है कि जो रेजिस्टेंस है वो उसका कम होगा, यानी उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो अंदर के इंटरनल आर है वो कम होगा जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज करेंगे। तो इसका आंसर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, यानी कि इसका 33 का बी आंसर होना चाहिए। बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। फैराडे स्थिरांक क्या है? ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे कांस्टेंट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका आंसर है 34 का डी। बड़ा ही सीधा क्वेश्चन। नंबर 35 बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, और ये बहुत ही सच में टफ क्वेश्चन था कि ये दूरी की इकाई है। जनरली तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। अगला प्रश्न है फिर ऑप्टिक्स से कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? देखिए, आवृत्ति हमेशा माध्यम पर डिपेंड करती है। प्रकाश जहाँ से निकलेगा उसका जो स्रोत होगा वहीं से आवृत्ति उसकी डिफाइन होगी, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो अगर दूसरे माध्यम में जाता है तो बदल सकता है, और तरंग दैर्ध्य बदलेगा तो वेग भी बदलेगा, गति भी बदलेगी, अपवर्तनांक बदलता ही है। तो आवृत्ति ही है जो कांस्टेंट रहती है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलेगी। इसका आंसर होना चाहिए सी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? वही जो लाइट का होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा ए। बड़ा ही सीधा और सिंपल सा आंसर है इसका, 37 का ए। कुछ आसान प्रश्न, अगर आपने विज्ञान की अच्छी पढ़ाई की है तो बड़े ही आसान प्रश्न आप देख सकते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद होगा, एडविन एल्ड्रिन या बज एल्ड्रिन उसके साथ दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अपोलो 11 के साथ चांद पर कदम रखा था। अगला प्रश्न है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जब भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर 242 नीचे 94, इसको माइनस कर दीजिए। 242 से 94 को माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है। तो 12 में से 4 8, यानी इसका आंसर 148 होना चाहिए। इसका आंसर होगा बी, 39 का बी। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप ये इस तरह के प्रश्न आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, और आप ज़रूर इसको इवन लूसेंट में भी देख सकते हैं, साइंस सेक्शन में। बहुत आसान सा प्रश्न होता है ये। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। अब श्यानता किसे कहते हैं? इसे विस्कोसिटी कहते हैं। पानी यानी कि जल या लिक्विड में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो काम मैकेनिकल में फ्रिक्शन करता है, जो काम इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस करता है, वही काम लिक्विड में या विस्कोसिटी करती है, यानी कि श्यानता करती है। ये एक तरह से दो प्रवाहों के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा करती है, उसे रोकती है। और जिसकी भी जो भी द्रव्य गाढ़ा ज़्यादा होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा श्यानता होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे गाढ़ा जल कौन सा है? जल है, वायु है, खून है या शहद है? देखिए शहद बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इसीलिए इसका आंसर डी होना चाहिए 40 का। ये होगा श्यानता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? शहद की होती है यहाँ पर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब अगला प्रश्न आ रहा है कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। देखिए, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को, माफ कीजिएगा, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को, श्री राम जी, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? इनका नाम है आयुष्मान खुराना। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया गया है? इसका आंसर 8 होगा, 42 का।
एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। और अगला प्रश्न, रामविलास पासवान जिनका निधन हुआ था इस एग्ज़ाम के पहले ही, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने अपना जो है सो शुरू किया था रामविलास पासवान जी ने, और उनका हाल ही में निधन हुआ था इस परीक्षा के पहले। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के जितने भी राजनीतिज्ञ रिज़ाइन करते हैं या उनका स्वर्गवास होता है बीपीएससी के पहले, आपको ध्यान रखना है कि उनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर आप ज़रूर जाएं। उनकी जो है हिस्ट्री के बारे में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ये किया था 25 सितंबर 2020 को, सी इसका आंसर है। और अगली एक योजना है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो घर तक फाइबर योजना भाई बिहार में ही की गई थी, इसका सीधा आंसर। और बिहार के एक और राजनीतिज्ञ हैं स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, इन्होंने पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचन लिया था या निर्वाचित हुए थे? कौन सी लोकसभा थी जब ये निर्वाचित हुए थे? तो वो 11वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए थे, इसका आंसर बी होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो कि टेरिटोरियल आर्मी में पूछा जा चुका है, नेट में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है और बीपीएससी में भी पूछा गया। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा चीन। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और अभी आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, ब्रिक्स से और एशियान देशों से तो ये प्रश्न आते ही हैं हर साल। इस बार भी बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था प्रतिनिधित्व 5वें जो बैठक हुई थी उसकी। मैं आपको बता दूं, अगर आप दृष्टि IAS का कोई ऐप यूज़ करते हैं, एक बेहतरीन संस्था है दिल्ली की जो कि निःशुल्क आप तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पहुंचाती है, तो अगर आप 5 सितंबर 2020 का दृष्टि करंट अफेयर्स देखिएगा, उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से आया हुआ है। यूनियन मिनिस्टर की लिस्ट भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है मैं कहूँगा, और अगर आपको यूनियन मिनिस्टर का लिस्ट भी याद रहता तो आप बता सकते थे कि कल्चर यानी कि जो संस्कृति मंत्री है यूनियन के वे कौन है। पर जैसा मैंने कहा कि दृष्टि IAS से जो करंट अफेयर्स आया था उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, भले ही वहाँ पर आपको शायद नाम ना मिले, मगर इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा आपको मिल जाएगी। ये जो ब्रिक्स का 5 सितंबर को 5वीं बैठक